यहां सादत हसन मंटो दफन, उसके सीने में फन अफसाना निगारी के सारे असरार और रमूज दफन है। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नवाकिफ हैं तो मंटो के अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये जमाना नाकाबिल बर्दाश्त है। उसमें जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। उसकी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को उसके नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल वो मौजूदा निजाम का नुक्स है। वो हंगामा पसंद नहीं, वो लोगों के ख्यालात और जज्बात में हैजान पैदा करना नहीं चाहता। अरे वो तहजीब और तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारेगा जो है ही नंगी। हाँ, लेकिन वो उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए ये उसका काम नहीं। लोग उसे सियाह कलम कहते हैं, लेकिन वो तख्ताए सियाह पर काली चाक से नहीं लिखता, बल्कि सफेद चाक का इस्तेमाल करता है ताकि तख्ताए सियाह की स्याही और ज्यादा नुमाया हो जाए। ये उसका खास अंदाज, खास तर्ज है जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। वही लानत हो सादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। मंटो के मुतालिक अब तक बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। हाँ, उसके हक में कम और खिलाफ ज्यादा। हाँ, अगर ये तहरीरें पेश नजर रखी जाए तो कोई साहिब अक्ल मंटो के मुतालिक अपनी सही राय कायम नहीं कर सकता। मैं ये मजमू लिखने बैठा हूँ और समझता हूँ कि मंटो के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक लिहाज से आसान भी है, इसलिए कि मुझे मंटो से कुर्बत का शर्फ हासिल रहा है। सच पूछिए तो मैं मंटो का हमजाद हूं, यानी कि मंटो का जिन्न हूं। अब तक उस शख्स के बारे में जो कुछ लिखा गया है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। हालांकि मैं ये समझता हूं जो कुछ इन मज़ामीन में पेश किया गया है वो हकीकत से बालातर है। बाज लोग उसे शैतान कहते हैं, बाज गंजा फरिश्ता, ठहरिए मैं देख लूं कहीं वो कमबख्त सुन तो नहीं रहा। नहीं ठीक है, मुझे याद आ गया कि ये वो वक्त है जब वो पिया करता है। भाई शाम के 6 के बाद उसे कड़वा शरबत जो पीने की आदत है। हम दोनों इकट्ठे ही पैदा हुए और मेरा ख्याल है कि इकट्ठे ही मरेंगे भी। लेकिन यह भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे। और ये अंदेशा मुझे शुरू से ही बहुत दुख देता है, क्योंकि मैंने उसके साथ अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर मैं मर गया और वो जिंदा रहा तो ऐसा होगा कि अंडे का खोल तो सलामत है, लेकिन अंदर की जर्दी और सफेदी गायब हो गई है। मैं ज्यादा तमहीद में जाना नहीं चाहता, यानी कि डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। आप लोगों से साफ कह देता हूं कि मंटो जैसा 1-2 आदमी मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा कि इसे जमा किया जाए तो वो 3 बन जाए। मुसल्लस के बारे में उसकी मालूमात काफी है, लेकिन अब इसकी तसलीस नहीं हुई है। भाई ये इशारे ऐसे हैं जो सिर्फ बाफहम सामीन ही समझ सकते हैं। यूं तो मंटो को मैं उसकी पैदाइश से जानता हूं। हम दोनों एक ही वक्त 11 मई सन 1912 ईस्वी को पैदा हुए। लेकिन उसने शुरू से कोशिश की है कि खुद को कछुआ बनाए रखे, जो एक दफा अपना सिर और गर्दन छुपा ले तो आप लाख ढूंढते रहे उसका सुराग ना मिले। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा, मैं भी उसका हमजाद हूं। मैंने उसकी हर जुम्बिश का मुताला कर ही लिया है। लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं कि यह खरजात अफसाना निगार कैसे बना। मंटो की अफसाना निगारी
दो मुत्तज़ाद अनासिर के तसादुम का नतीजा है। उसके वालिद खुदा उन्हें बख्शे बड़े ही सख्त गिर थे और उसकी वालिदा बेहद नरम थी। इन दो पाटों के अंदर पिसकर ये दाना गुंदुम किस शक्ल में बाहर निकला होगा, इसका कुछ अंदाजा आप लोग कर सकते हैं। अब मैं उसकी स्कूली जिंदगी की तरफ आता हूं। बहुत ज़हीन लड़का था और बेहद शरीफ। उस जमाने में उसका कद ज्यादा से ज्यादा 3.5 फुट का रहा होगा। वो अपने बाप का आखिरी बच्चा था। हाँ, उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत तो मयसर थी, लेकिन उसके 3 बड़े भाई जो उम्र में उससे बहुत बड़े थे और विलायत में तालीम पा रहे थे, उससे उसको कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि वो उसके सौतेले भाई थे। वो चाहता था कि वो उससे मिले, उससे बड़े भाइयों जैसा सलूक करे, लेकिन ये सलूक उसे उस वक्त नसीब हुआ जब दुनियाए अदब उसे बहुत बड़ा अफसाना निगार तस्लीम कर चुकी थी। अब उसकी अफसाना निगारी के बारे में सुनिए। वो अव्वल दर्जे का फ्रॉड है। उसने पहला अफसाना बाउनवान तमाशा लिखा जो जलियांवाला बाग के खूनी हादसे से मुताल्लिक, लेकिन ये उसने अपने नाम से ना छपवाया। यही वजह है कि वो पुलिस की दस्तबुर्द से बच गया। लेकिन इसके बाद उसके मिजाज मुतल्लिबिन में एक अजीब लहर पैदा हुई कि मजीद तालीम हासिल करे। यहाँ इस बात का जिक्र दिलचस्पी से कम ना होगा कि उसने एंट्रेंस का इम्तिहान 2 बार फेल होकर पास किया, वो भी 3rd डिवीजन में। और आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि उर्दू के पर्चे में जनाब नाकाम रहे। हाँ, ये अब अलग बात है कि लोग कहते हैं कि वो उर्दू का बहुत बड़ा अदीब है, और मैं सुनकर बहुत बहुत हंसता हूँ, इसलिए कि उर्दू उसे अब भी नहीं आती। वो लफ्जों के पीछे यूं भागता है जैसे जाली वाला शिकारी तितलियों के पीछे, लेकिन उसके हाथ नहीं आती। यही वजह है कि मंटो की तहरीरों में खूबसूरत अल्फाज की कमी है। भाई वो लठमार है, लेकिन जितने लठ उसकी गर्दन पर पड़े हैं उसने बड़ी खुशी से बर्दाश्त किए हैं। मंटो की लठबाजी आम मुहावरे के मुताबिक जाटों की लठबाजी नहीं है। वो ऐसा शख्स है जो साफ और सीधी सड़क पर नहीं चलता, बल्कि तने हुए रास्ते पर चलता है। लोग कहते हैं कि अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, लेकिन वो कमबख्त आज तक नहीं गिरा। और गिर जाए औंधे मुंह कि फिर ना उठे। और मैं जानता हूं मरते वक्त वो लोगों से कहेगा, मैं इसलिए गिरा था कि गिरावट की मायूसी खत्म हो जाए। भाई ये था मंटो। इससे पेशतर मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि वो अव्वल दर्जे का फ्रॉड है। मैं जानता हूं जब भी उसे कोई अफसाना लिखना होता है, उसकी वही हालत होती है जो एक मुर्गी की अंडा देते वक्त। हाँ, लेकिन वो अंडा कहीं छुप कर नहीं देता, सबके सामने देता है। उसके यार दोस्त बैठे होते हैं, उसकी बच्चियां खेल रही होती हैं, और वो अपनी मखसूस कुर्सी पर उकड़ू बैठा अंडे दिए जाता है, जो बाद में चूं चूं करते अफसाने बन जाते हैं। उसकी बीवी उससे बहुत नाला है। वो अक्सर उसे कहा करती है, अफसाना निगारी छोड़ दो, कोई दुकान खोल लो। हाँ, दुकान खोल लो। अरे मंटो के दिमाग में जो दुकान खुली है उसमें मनीहारी के सामान से कई ज्यादा सामान मौजूद है। अक्सर तो वो ये सोचता है कि कभी उसने सच में कोई दुकान खोल ली तो वो खुद कोल्ड स्टोरेज यानी कि सर्द खाना ना बन जाए, जहां उसके तमाम ख्यालात और अफकार जम कर रह जाए। भाई मैं ये मजमून लिखने बैठा हूं और मुझे डर है कि मंटो मुझसे खफा हो जाए। उसकी हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन खफगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खफगी के आलम में वो बिल्कुल शैतान हो जाता है, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों के लिए। और वो चंद मिनट अल्लाह की पनाह, उफ उफ उफ,
अजीब बात है कि लोग उसे बड़ा ही गैर मजहबी और फहश इंसान समझते हैं, ऑब्सीन पर्सन। भाई मेरा भी मानना है कि किसी हद तक वो इस दर्जे में आता है, इसलिए कि अक्सर औकात वो बड़े ही गंदे मौज़ूआत पर कलम उठाता है और अपनी तहरीरों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिन पर एतराज़ की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ उसने जब भी कोई अफसाना लिखा, पहले सफ़े की पेशानी पर 786 ज़रूर लिखा, 786, जिसका मतलब है बिस्मिल्लाह। कि शख्स जो अक्सर खुदा से मुनकिर नजर आता है, कागज पर मोमिन बन जाता है। यूं तो मंटो के बारे में मशहूर है कि वो रास्तगो है, यानी कि सत्यवादी है, लेकिन मैं इस बात से भी इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं। वो अव्वल दर्जे का झूठा है। अरे वो अनपढ़ है साहब, इस लिहाज से कि उसने कभी मार्क्स का मुताला नहीं किया, फ्रॉइड की कोई किताब उसकी नज़र के सामने से नहीं गुजरी, हेगल का वो सिर्फ नाम ही जानता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि लोग, मेरा मतलब आप लोगों से नहीं, मेरा मतलब है तनकीद निगार यानी कि क्रिटिक्स, उनका ये मानना है कि वो इन तमाम मुफक्किरों से मुतासिर है, that he is influenced by all these thinkers। जहाँ तक मैं जानता हूँ मंटो किसी दूसरे के ख्यालात से मुतासिर होता ही नहीं। वो कहता है कि समझाने वाले सब चुगल हैं, यानी कि बेवकूफ़। अरे दुनिया को समझाना नहीं चाहिए बल्कि उसको खुद समझना चाहिए, और खुद को समझा समझा कर वो एक ऐसी समझ बन गया है जो अक्लो फहम से बाला है। बाज़ औकात वो ऐसी उटपटांग बातें करता है कि मुझे हंसी आ जाती है। भाई साहब हमारी खत्म हो गई, अगर किसी के पास एक आध सिगरेट हो तो दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। किसी के पास एक आध थमा, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला अफसाना आपकी सिगरेट के नाम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझसे ये कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। वो ये क्यों कर मेरी समझ में नहीं आया। क्यों कर के माने लुगत यानी कि डिक्शनरी में ये मिलते हैं, कैसे और किस तरह। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। ये बड़ी उलझन की बात है। अच्छा चलिए, अगर मैं किस तरह को पेश नजर रखूं तो ये जवाब दे सकता हूं। मैं अपने कमरे में घुसता हूं, अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ जाता हूं, कागज कलम पकड़ता हूं और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूं। मेरी 3 बच्चियां निगहत, नुज़हत और नुसरत शोर मचा रही। मैं उनसे बातें भी करता हूं, उनके बाहम लड़ाइयों का फैसला भी करता हूं, अपने लिए सलाद भी तैयार करता हूं, कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूं, मगर अफसाना लिखे जाता हूं। अब कैसे का सवाल आए तो मैं ये कहूंगा, मैं अफसाना वैसे ही लिखता हूं जिस तरह मैं खाना खाता हूं, गुस्ल करता हूं, सिगरेट पीता हूं या झक मारता हूं। हाँ, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि मैं अफसाना क्यों लिखता हूं तो इसका जवाब हाजिर है। मैं अफसाना अव्वल तो इसलिए लिखता हूं कि मुझे अफसाना निगारी की शराब की तरह लत पड़ गई। मैं अफसाना ना लिखूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने कपड़े ही नहीं पहने, मैंने गुस्ल ही नहीं किया, मैंने
मैंने शराब ही नहीं पी साहब। मैं अफसाना नहीं लिखता। हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। यूं तो मैंने 20 से ऊपर किताबें लिख रखी है, लेकिन बाज़ औकात मुझे हैरत होती है कि ये कौन शख्स है जिसने इस कदर अच्छे अफसाने लिख रखे हैं जिन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। अब चंद रोज पहले की बात सुनिए। मेरे अफसाने खोल दो को फहश कहा जा रहा है, ऑब्सीन। मुझे नहीं लगता खोल दो में ऐसा कुछ है जो फहश है। अच्छा चलिए मैं आप लोगों के सामने खोल दो पेश करता हूं। आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए कि उसमें फहश क्या है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, आप लोगों का फैसला आपके अपने जहन के लिए होगा। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का उमड़ता समंदर देखा तो उसके सोचने समझने की ताकत और भी पूरी हो गई। वो देर तक गदरे आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। कोई इसे देखता तो ये ख्याल करता कि किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं। उसके होश हवास गायब थे, उसका सारा वजूद सिफर में लटका हुआ था। गदरे आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। सूरज की तेज रोशनी उसके वजूद की रग रग में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ी, लूट, आग, भागम भाग रात, गोलियां और सकीना। सराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा और उसने पागलों की तरह इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता, कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे कहीं से भी अपनी जवान एकलौती बच्ची का पता ना मिला। चारों तरफ एक तरह की धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा, कोई मां, कोई बीवी और कोई बेटी। सराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और याददाश्त पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां अलग हुई थी। मगर सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई। उससे आगे वो और कुछ ना सोच सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सराजुद्दीन की आंखों के सामने ही दम तोड़ा। मगर सकीना कहां थी जिसके बारे में उसकी मां ने मरते वक्त कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर यहां से भाग जाओ। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा। उसे उठाने के लिए सराजुद्दीन ने रुकना चाहा तो सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, छोड़िए अब्बा जी। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यही सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा। उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था
लेकिन सकीना कहां थी? सराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो कि वह सकीना को उठा कर ले गए थे? सराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। अरे उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन वहां जितने भी इंसान फंसे हुए थे उन सबको हमदर्दी की जरूरत थी। उसने रोना चाहा, मगर आंखों ने भी उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए। छह रोज के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियां थी, बंदूकें नहीं थी। सराजुद्दीन ने उन्हें लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर थी। उम्र यही कोई 17 के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल सियाह, दाहिने गाल पे मोटा तिल है। ढूंढ लाओ मेरी इकलौती बच्ची है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। आठों रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसके पास हो। रजाकारों ने कोशिश की, जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर रास्ते में कई मर्दों और बच्चों को निकाल निकाल कर उन्हें महफूज जगह पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं ना। एक रोज इसी काम के लिए लॉरी में बैठकर अमृतसर जा रहे थे कि छर्रा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई। लॉरी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू किया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में जाकर उन्हें लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत, दाहिने गाल पे मोटा तिल। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो लड़की की दहशत दूर हुई और उसने कबूल किया कि वो सराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ सकीना की हर तरह से दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने की वजह से वो बड़ी उलझन महसूस कर रही थी और बार बार अपने बाहों में अपने सीने को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए, सराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं। वो रोज अलग अलग कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन उसको कहीं से भी अपनी जवान एक लौती बच्ची का पता न मिलता। रात को वो देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी की दुआएं मांगता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों। एक रोज सराजुद्दीन ने उन लड़कों को कैंप में देखा, लॉरी में बैठे। लॉरी चलने ही वाली थी कि सराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। बेटा, मेरी सकीना का कुछ पता चला? बेटा, मेरी सकीना का। सबने एक जवाब होकर कह दिया, अरे चल जाएगा पता बाबा, चल जाएगा, हाँ सब्र को अल्लाह मेहरबान। और गाड़ी चल दी। सराजुद्दीन ने एक बार फिर उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हुआ।
शाम के करीब कैंप में जहां सराजुद्दीन बैठा था वहां कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए थे। सराजुद्दीन भी उनके पीछे हो गया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। अंदर कोई भी नहीं था। अंदर एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सराजुद्दीन छोटे छोटे कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा तो सराजुद्दीन चिल्लाया, सकीना! सकीना! डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी उससे कहा, क्या है? सराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। इसका बाप हूं मैं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने अजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, देखो देखो मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता। जिसे उर्दू आती है ना अंग्रेजी, ना ही फारसी और ना ही फ्रांसीसी। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं मेरी जेब में पड़ा होता है और मुझे उसकी कोई खबर नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अफसाना मेरे दिमाग में आ जाए, मगर ऐसा नहीं होता। सिगरेट पे सिगरेट फूंकता हूं और कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा होता है मेरे जहन में उतरता ही नहीं और आखिरकार थक हार कर बांझ औरत की तरह लेट जाता हूं। अनलिखे अफसाने के दाम पेशगी वसूल कर चुका होता हूं, इसलिए बड़ी कोफ्त होती है। करवटें बदलता हूं, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूं, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूं, बच्चियों को झूला झुलाता हूं, नन्हे मुन्ने जूते जो घर में जा बजा बिखरे होते हैं उन्हें उठाकर एक जगह रख देता हूं, मगर कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा होता है मेरे जहन में उतरता ही नहीं। और आखिरकार जब मैं तिलमिलाता रहता हूं तो उठकर बाथरूम में चला जाता हूं, लेकिन वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। भाई सुना है कि हर बड़ा आदमी गुस्ल खाने में सोचता है। भाई मुझे अपने तजुर्बे से यह मालूम हुआ है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, इसलिए कि मैं गुस्ल खाने में भी नहीं सोच सका। लेकिन यहां मुझे याद आ रहा है मेरा दोस्त अशोक कुमार, बड़े फिल्म स्टार अशोक कुमार, दादा मुनि, वो जिंदगी का हर अहम फैसला
गुस्ल खाने में ही लेता है। खैर, अशोक से मेरी दोस्ती का किस्सा फिर कभी। हाँ तो साहब, हैरत है कि फिर भी मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा अफसाना निगार माना जाता हूँ। भाई मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे नक्कादों यानी कि क्रिटिक्स की खुशफहमी है। मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ, उन पर कोई जादू कर रहा हूँ। इसका यह है कि मैं खुदा को हाजिर और नाजिर रखकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ और कैसे लिखता हूँ। अक्सर औकात जब मैं जज्बच हो गया हूँ तो मेरी बीवी सफिया ने मुझसे कहा है, अब आप सोचिए नहीं साथ साहब, कलम या पेंसिल उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ, भाई बीवी का जिक्र एक बार फिर से हुआ तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बता दूं। मेरी बीवी लाहौर के एक कश्मीरी खानदान से ताल्लुक रखती है और उसका बाप मर चुका है। वैसे मेरे वालिद भी जिंदा नहीं। वो चश्मा लगाती हैं, मैं भी चश्मा लगाता हूँ। वो 11 मई को पैदा हुई, मैं भी 11 मई को पैदा हुआ। उसकी माँ चश्मा लगाती है, मेरी वालिदा भी चश्मा लगाती है। उसके नाम का पहला हर्फ एस है, मेरे नाम का पहला हर्फ भी एस है। हम दोनों में कितनी कॉमन बातें हैं। हाँ, बकाया मुख्तलिफ बातों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, शादी से पहले वो पर्दा नहीं करती, लेकिन जब से उस पर मेरा हक हुआ है उसने पर्दा करना शुरू कर दिया है, सिर्फ मुझसे। हाँ तो साहब, बीवी की कौन टाल सकता है। मैं उसके कहने पर कलम या पेंसिल उठाता हूँ और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, दिमाग खाली होता है लेकिन जेब भरी होती है और खुद ब खुद कोई अफसाना उछल के बाहर आ जाता है। भाई मैं खुद को इस लिहाज से अफसाना निगार नहीं बल्कि जेब का तरह समझता हूँ। या मैंने इसी फ्रॉड तरीके से काफ़ी अफसाने लिखे, बाबू गोपीनाथ, मोजील, टोबा टेक सिंह, हतक, ये सारे अफसाने। खैर, कोई ना कोई अफसाना उछल के मेरी जेब से बाहर आ जाता है। मैं खुद को इस लिहाज से अफसाना निगार नहीं बल्कि जेब का तरह समझता हूँ, जो खुद ही अपनी जेब काटता है और आप लोगों के हवाले कर देता है। मुझ ऐसा भी बेवकूफ दुनिया में कोई होगा?
अजब थी बहार और अजब सैर थी। जी ने कहा कि घर से निकल, टहलता टहलता जरा बाग चल। अब जाहिर है बाग पहुंचने से पहले मैंने कुछ बाजार और कुछ गलियां तय की होंगी और मेरी आंखों ने कुछ देखा भी होगा। पाकिस्तान तो पहले का ही देखा भाला था, लेकिन जब से जिंदाबाद हुआ वो कल सवेरे देखा। बिजली के खंबे पर देखा, पर नाले पर देखा, शानशीन पे देखा, छज्जे पे देखा, चौबारे पे देखा, गर्दे की हर जगह देखा, और जहां ना देखा वहां देखने की हसरत लिए घर लौटा। पाकिस्तान जिंदाबाद ये लकड़ियों का टाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद फटाफट मुहाजिर हेयर कटिंग सैलून। पाकिस्तान जिंदाबाद गर्मा गर्म चाय। पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ बीमार कपड़ों का अस्पताल है। पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ काले मरम्मत किए जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद ये दुकान सैयद अनवर हुसैन मुहाजिर जलंधरी के नाम अलॉट हो गई है। एक मकान के बाहर ये भी लिखा हुआ देखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये घर एक पारसी भाई का है, यानी कि हजरत खुदा के लिए कहीं इसे भी ना अलॉट करा लीजिएगा। सुबह का वक्त था, अजब बहार थी और अजब सैर थी। करीब करीब सारी दुकानें बंद थीं, लेकिन एक हलवाई की दुकान खुली हुई थी। मैंने कहा चलो चलकर लस्सी पीते हैं। दुकान की तरफ बड़ा ही था कि क्या देखता हूं कि दुकान में बिजली का पंखा चल तो रहा है, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ है। मैंने हलवाई से पूछा, भैया उल्टे रुख पंखा चलाने का क्या मतलब है? उसने मेरी तरफ घूर के देखा और कहा, देखते नहीं हो क्या? मैंने गौर से देखा, पंखे का रुख कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रंगीन तस्वीर की तरफ था, जो दीवार के साथ अवेजा थी। मैंने जोर का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और लस्सी पिए बगैर ही आगे चल दिया। बंद दुकान के थड़े पर एक आदमी पूरियां तल रहा था। मैंने सोचा अभी परसों ही मैंने उस दुकान से चप्पल खरीदे थे, ये पूरी वाला किधर से आ गया? और फिर मैंने सोचा कि कोई और दुकान होगी, लेकिन वही बोर्ड लगा था और सामने फसादात में झुलसा हुआ वही मकान था जिसकी बरसाती में एक बिजली का पंखा लटक रहा था, और जिसे देखकर मैंने कहा था कि आग फैलाने में इसने भी काफी मदद दी होगी। खैर पूरी वाले मुझसे मुखातिब हुआ और मुझसे कहने लगा, क्या सोच रहे हैं बाबूजी, गर्मा गर्म पूरियां? मैंने उससे कहा, भाई मैं ये सोच रहा हूं जहां तुम बैठे हो वहां एक जूतों की दुकान हुआ करती थी। पूरी वाले ने अपने माथे का पसीना पहुंचा और मुस्कुरा कर कहा, जूतों की दुकान तो बाबूजी अब भी है, लेकिन वो 9 बजे शुरू होती है। मेरी सुबह 6 बजे शुरू होती है और 8:30 बजे खत्म हो जाती है। मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। क्या देखता हूं, एक आदमी सड़क पर कांच के टुकड़े बिखेर रहा है। पहले मैंने गौर किया कि भला आदमी है, इस बात का एहसास रखता है कि लोगों को तकलीफ देंगे, इसलिए सड़क पर से चुन रहा है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा कि वो उन्हें चुनने के बजाय तरतीब से इधर उधर बिखेर रहा है, तो मैं एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। झोली खाली करके वो शख्स सड़क के किनारे बिछे हुए टाट पर जाकर बैठ गया। पास ही एक दरख्त था जिस पर एक बोर्ड लगा था, यहां साइकिलों के पंक्चर लगाए जाते हैं और उनकी मरम्मत की जाती है। मैंने कदम और तेज बढ़ाने शुरू कर दिए। दुकानों के साइन बोर्डों में एक खुशगवार तब्दीली नजर आ रही। पहले तो करीब करीब सब अंग्रेजी में हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ दुकानों पर नाम और तहरीर दोनों उर्दू लिबास में नजर आए। मैं किसी ने ठीक कहा है, जैसा देश, अरे अब बोल भी दीजिए। देखिए आप लोग भी जानते हैं। खैर तहरीर खुशखत थी और नाम भी जाज़िबे नजर थे, मिसाल के तौर पर आराइश। अब जाहिर है दुकान में आराइश से मुताल्लिका सामान होगा, तो एक होटल खुला था। उसकी पेशानी पर अरबी रस्मुल खत में मां हाजिर लिखा था, यानी कि तैयार खाना। फिर मैंने एक और दुकान देखी जिसका नाम पापोशियाना था। भाई जूतों का आशियाना था। वैसे पापोशियाना का मतलब जूता घर होता है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक और दुकान देखी जिसका नाम था जमहरीर, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी। जरूर कुल्फियों की दुकान होगी।
खैर फिर मैंने जोहर का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और आगे चलता गया। चलते चलते साइकिल के 4 पहियों पर एक अजीब वजह की हाथ गाड़ी देखी। मैंने पूछा, भाई ये क्या है? तो जवाब मिला, होटल। अरे साहब, चलता फिरता होटल था, चपातियां पकाने के लिए अंगीठी और तवा मौजूद, 4 सालन पहले से ही तैयार, शामी कबाब तलने के लिए फ्राई पैन हाजिर, दही का कुंडा, नींबू निचोड़ने का खटका, गिलास, प्लेटें, गर्जे की हर चीज मौजूद थी। होटल। अपना पेट पालने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। कुछ दूर आगे बढ़ा तो क्या देखता हूं कि एक आदमी छोटे से लड़के को धाए 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 पीट रहा है। मैंने मालूम किया तो पता चला कि लड़का उसका नौकर है और उसने 1 रुपये का नोट गुमा दिया है। मैंने उस जालिम को झिड़का और उससे कहा, भाई क्यों मार रहे हो बेचारे बच्चे को? अरे क्या होता है 1 रुपये का नोट, कागज का छोटा सा पुर्जा। देखो खबरदार जो तुमने इस बच्चे पर हाथ उठाया तो। हाँ। मेरी बात सुनकर वो शख्स मुझसे ही उलझ गया और कहने लगा, तुम्हारे नजदीक 1 रुपये का नोट कागज का छोटा सा पुर्जा होगा? मालूम है कितनी मेहनत के बाद मिलता है कागज का छोटा सा पुर्जा आजकल। और वो धाए 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 फिर उस लड़के को पीटने लगा। मुझे बहुत तरस आया। मैंने जेब से 1 रुपया निकाला और उस आदमी को देकर बच्चे की जान छुड़ाई। मैंने अभी चंद कदमों का ही फासला तय किया होगा कि एक आदमी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, दे दिया ना आपने 1 रुपये का नोट उस खबीस को? मैंने कहा, जी हाँ, बड़ी बेरहमी से मारा था बेचारे बच्चे को। अरे वो बेचारा बच्चा उसका अपना लड़का है। हाँ? अरे बाप और बेटे दोनों का रोजाना यही कारोबार है, दोनों रोजाना इस डोम से 2-4 रुपये कमा लेते हैं। मैं चकरा गया। वो ढोंग लेकिन मार तो सच्ची थी। फिर मैंने कहा, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। एकदम शोर सा बरपा हो गया। लड़के हाथों में कागजों के बंडल लिए अंधाधुंध भागे जा रहे थे। अखबार दड़ादड़ बिक रहे थे। भांत भांत की बोलियां सुनने में आई, ताजा ताजा और गर्मा गर्म खबरें। दिल्ली में जूता चल गया। लखनऊ में फलां लीडर की कोठी पर कुत्तों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान के एक नजूमी की पेशन गोई, कश्मीर 2 हफ्तों में आजाद हो जाएगा। भाई दर्जनों अखबार थे। आज का ताजा नवाए सुबह, आज का ताजा अबुल वक्त, आज का ताजा सुनहरा पाकिस्तान, वगैरह वगैरह वगैरह। वही अखबार फरोश लड़कों का सैलाब गुजर गया तो एक औरत दिखाई दी। उम्र यही कोई 50 के लगभग, संजीदा और मतीन सूरत, एक हाथ में थैला, दूसरे में अखबारों का बंडल। मैंने उनसे पूछा, क्या आप अखबार बेचती हैं? मुख्तसर जवाब मिला, जी हाँ। मैंने 2 अखबार खरीदे और उस अखबार फरोश खातून का एहतराम लिए आगे बढ़ गया। पता नहीं कहां से कुत्तों का एक गौल का गौल नमूदार हो गया। वो सब भौंक रहे थे, एक दूसरे को भमोड़ रहे थे, प्यार भी कर रहे थे और काट भी रहे थे। मैं एक तरफ जाकर खड़ा हो गया क्योंकि 15 रोज हुए मुझे एक कुत्ते ने काट खाया था और मुझे 10 सीसी के पूरे 14 टीके अपने पेट में भोंकवाने पड़े। लेकिन अपनी आदत से मजबूर मैंने सोचा, क्या ये सारे कुत्ते पनाहगीर हैं या वो हैं जो यहां से जाने वाले अपने पीछे छोड़ गए हैं? भाई वो कोई भी हो, उनका ख्याल तो रखना चाहिए। जो पनाहगीर हैं उनको फिर से आबाद किया जाए और जो बेआका हो गए हैं उनको उन लोगों के नाम अलॉट कर दिया जाए जिनके कुत्ते उस पार रह गए। यानी कि हिंदुस्तान के कुत्ते पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कुत्ते हिंदुस्तान में, और जिनका कोई वाले वारिस नहीं है उनको लकड़ी की टांगे मुहैया की जाए ताकि वो उनसे ही अपना शगल पूरा करते रहें। खैर कुत्तों का गौल चला गया तो मेरी जान में जाना। मैंने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। मैंने एक अखबार खोला,
सरे वर्क पर एक फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर थी 3 रंगों में। एक्ट्रेस का जिस्म नीम पूरियां थी, यानी कि सेमी न्यूड। नीचे यह बात दर्ज थी, फिल्मों में बेहयाई का मुजाहरा कैसे होता है इसका कुछ अंदाजा आप ऊपर की तस्वीर से लगा सकते हैं। मैंने दिल ही दिल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और अखबार को फुटपाथ पर फेंक दिया। फिर मैंने दूसरा अखबार खोला। एक छोटे से इश्तिहार पर नजर पड़ी। मजमून ये था, कल मैंने अपनी साइकिल लॉर्ड्स बैंक के बाहर खड़ी रखी थी। काम से फारिग होकर जब लौटा तो क्या देखता हूं कि साइकिल पर पुरानी गद्दी कसी हुई है, नई गद्दी गायब है। मैं गरीब मुहाजिर हूं। जिन साहब ने मेरी गद्दी ली हो बराए करम मुझे वापस कर दें। मैं खूब हंसा और अखबार तह करके अपनी जेब में रख लिया। भाई जहां इंसानों का नहीं पता था वहां ये साहब अपनी गद्दी ढूंढने चले। चंद गजों के फासले पर मैंने एक जली हुई दुकान देखी जिसमें एक आदमी बर्फ की 2 मोटी मोटी सिले रखे हुए बैठा हुआ था। मैंने दिल में कहा, चलो इस दुकान को किसी तरह से ठंडक तो पहुंची। फिर मैंने 3-4 साइकिलें देखी जिन्हें मर्द चला रहे थे और हर साइकिल के पीछे करियर पर एक एक बुर्कापोश औरत बैठी हुई थी। 5-6 मिनट के बाद फिर से एक वैसी ही साइकिल दिखाई दी, लेकिन इस बार बुर्कापोश औरत आगे फ्रेम के डंडे पर बैठी थी। तफतन खरबूजे के छिलके पर से साइकिल फिसली। सवार ने ब्रेक लगाए, लेकिन फिसलने और ब्रेक लगने के दौरे अमल से साइकिल उलटकर गिर पड़ी। मैं दौड़ा मदद के लिए। ओह ओह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मर्द तो औरत के बुरके में लिपटा हुआ था और औरत बेचारी साइकिल के नीचे दबी पड़ी थी। मैंने साइकिल उठाई और औरत को सहारा देकर उठाया। मर्द ने बुरके में से मुंह निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, आप यहां से चले जाइए, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं चाहिए। और उसने औरत के सिर पर औंधा सीधा बुरका अटकाया और उसे डंडे पर बिठा, ये जा वो जा, ये जा वो जा, जा। मैंने एक दुआ मांगी, या खुदा आगे सड़क पर कोई और खरबूजे का छिलका ना पड़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक इश्तिहार देखा दीवार पे। उन्वान बहुत ही माने खेज था, मुसलमान औरत और पर्दा। भाई अब जब दीवार का जिक्र आ ही गया है तो एक दीवार पर यह हुक्म भी लिखा नजर आया, इस दीवार पर लिखना मना है। कोई जब दीवार के मालिक को अपनी दीवार पर किसी किस्म की तहरीर पसंद नहीं थी तो फिर ये हुक्म ही क्यों लिखवाया। गालिबन इस नफ्सियाती गलती का नतीजा ये हुआ, वो सारी दीवार बेशुमार छोटे और मोटे बदखत और खुशखत हरूफ से भरी हुई थी। वैसे शहर की करीब करीब हर दीवार बगैर किसी नफ्सियाती तहरीक के लिखने लिखाने का निशाना बनती है, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं, जिससे हमें ये नतीजा बरामद होता है कि दीवारों पर लिखना इंसान की फितरत में दाखिल है। जिस तरह हम खाते हैं पीते हैं उसी तरह से दीवारों पर लिखते भी हैं। मेरी सबसे छोटी बच्ची 1.5 बरस की है। उसने मुझे कागजों पर लिखते हुए देखा है, लेकिन जब पहली बार उसके हाथ में पेंसिल आई तो उसने कागज के बजाय मेरे कमरे की दीवारें ही काली करना शुरू कर दी। वो इस शक्ल में मसरूफ थी और मैं देख रहा था कि वो दीवारों पर सियाह लकीरें खींचकर एक अजीब किस्म की तस्कीन महसूस कर रही थी। शुरू में तो इंसान अपनी तस्कीन और तफरी के लिए ही लिखता है, लेकिन आगे चलकर अपना पेट पालने के लिए लिखता है। इब्तिदा में तो उसकी तहरीर सिर्फ दीवारें काली करती है, लेकिन आगे चलकर उसकी तहरीर दीवारें बनाती भी है और ढाती भी है। कोई चुगताई बन जाता है, कोई इकबाल,
और बाज दीवारों पर लिख लिख कर ऐसी मुसव्वरी और शायरी करते हैं कि इंसान देख के नक्शे दीवार हो जाता है। भाई किताबी अदब है, अखबारी अदब है, रसायली अदब है, इसी तरह से दीवारी अदब भी है। भाई कागज पर तो आप सिर्फ कलेजा निकाल के रख सकते हैं, लेकिन दीवार पर आप कलेजा, दिल, गुर्दा, फेफड़े सभी कुछ निकाल के रख सकते हैं। हाँ? अरे हंसिए मत, स्कूलों, कॉलेज और मनों के बाथरूमों में चले जाइए, वहां आपको जुमला आज़ाए इंसानी की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। खैर दीवारों पर तो इंसान लिखता ही है, लेकिन बैतुल खला की दीवारों पर जरूर लिखता है। अरे मस्जिद में चले जाइए, वहां भी आपको गुस्ल खाने की दीवारों पर तरक्की पसंद अदब और तरक्की पसंद मुसव्वरी बिखरी नजर आ जाएगी। खैर उस बारे में इस वक्त कम ही बोलूं तो अच्छा होगा, माहौल ठीक नहीं है। खैर मैं काफी आगे निकल आया था, जगह जानी पहचानी थी, लेकिन वो बुत कहीं नहीं था जो मैं देखा करता था। मैंने एक साहब से जो घास के तख्ते पर इस्तराहत फरमा रहे, यानी कि आराम फरमा रहे थे, उनसे पूछा, क्यों साहब यहाँ एक बुत हुआ करता था, कहाँ गया? इस्तराहत फरमाने वाले ने आंखें खोली और कहा, चला गया। चला गया आपका मतलब है अपने आप चला गया? वो मुस्कुराए, नहीं वो उसे ले गए। ले गए कौन? अरे जिनका था। मैंने कहा लो, अब बुत भी हिजरत करने लगे। एक दिन वो भी आएगा जब लोग अपने अपने मुर्दे भी कब्रों से उखाड़ कर घर ले जाएंगे। यही सोचता हुआ कदम बढ़ाने ही वाला था कि एक साहब जो मेरी ही तरह वहां टहल रहे थे मुझसे मुखातिब हुए, कहने लगे, ए साहब, बुत कहीं नहीं गया, यही है और महफूज है। मैंने पूछा कहां? अजायब घर में। मैंने फिर एक दिल में दुआ मांगी, या खुदा वो दिन कभी ना लाइयो कि जब हम सब अजायब घर में रखे जाने के काबिल हो जाएं। जरा आगे एक देहलवी मुहाजिर, यानी कि जो दिल्ली से आए थे, अपने साहबजादे के साथ सैर फरमा रहे थे। बरखुरदार ने उनसे कहा, अब्बा जान आज ना हम थोले खाएंगे, थोले। हाँ थोले खाएंगे। अब्बा जान के कान सुर्ख हो गए। क्या कहा? आज ना हम थोले खाएंगे, थोले। हाँ हाँ। अब्बा जान के कान और सुर्ख हो गए। क्या कहा? अरे चने कहो भैया, चने। छोले क्या होता है? बरखुरदार ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, नहीं अब्बा जान, चने दिल्ली में होते हैं, यहां तो सब थोले ही खाते हैं। हाँ। अब्बा जान के कान उनकी असली हालत पर आ गए। खैर साहब, आखिरकार मैं टहलता टहलता लॉरेंस बाग पहुंच ही गया। वही बाग था पुराना, लेकिन वो चहल पहल नहीं थी। सिन्फ नाजुक तो करीब करीब मफकूद थी, यानी कि औरतें बिल्कुल गायब थी। मैंने सोचा, अरे फूल खिले हुए हैं, कलियां चटक रही हैं, हल्की फुल्की फिजा में खुशबुएं तैर रही हैं, औरतों को क्या हुआ जो घर में कैद है? इतना खूबसूरत बाग, इतना सुहाना मौसम, इससे लुत्फानंदोज क्यों नहीं होती? लेकिन मुझे फौरन ही अपने सवाल का जवाब मिल गया जब मेरे कानों में बहुत ही बोंडे और सूखियाना गाने की आवाज आई। और जब मैंने लॉरेंस बाग की रविशों पर गोश्त के बेहंगम लोथरों को टहलते हुए देखा तो मुझे दुख हुआ। और इस दुख में उस वक्त इजाफा हो गया जब मैंने सोचा कि फूल बेकार खिले, कलियां बेमतलब चटक रही हैं, ये जो उनकी तरफ देखे बगैर चले जा रहे हैं, ये जो उनकी खुशबू से बिल्कुल बेखबर है, क्या इनकी जगह इस बाग के बजाय जहनी शफाखाना नहीं? अरे कोई मदरसा नहीं जहां के दिमागों की बंद खिड़कियां खोली जाए, इनकी रूहों के जंग आलू ताले तोड़े जाए? मेरा मतलब है, अगर इंसान का जहन आजिज है इन इंसानों की जहन की इस्लाह करने में, तो क्या इनकी जगह इस बाग के बजाय चिड़िया घर में नहीं जो इसी बाग में कायम है? मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। बाग से बाहर निकल रहा था कि एक साहब ने पूछ लिया, एक्सक्यूज मी, क्या ये बाग जिन्ना है? मैंने उनसे कहा, जी नहीं, ये लॉरेंस बाग है। मुस्कुराए। किबला जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, इसका नाम बाग जिन्ना हो गया है। मैंने उस शख्स से कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद।
वो शख्स और हंसता हुआ लॉरेंस बाग में चला गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं दोज़ख से बाहर निकल आया। खुदा हाफिज। खबर सुनकर मेरे मरने की वो बोले रकीबों से, खबर सुनकर मेरे मरने की वो बोले रकीबों से, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले। Producer Manish Verma. Thank you so very much for coming in this huge number. We are performing here at Odd Bird for the first time, and this was our last show of the run, which we have been on from Friday. Friday we were in Jaipur, and yesterday we were at Gurgaon, and today we are here. So thank you so very much, and we hope to come back soon. So I would just like to invite our team. So we have Mohit on sound, Vishal on lights. We have Namita ji, our production manager, but I don't think is she there? Yeah. That's Namita ji. And this is Ashwath Bhatt. बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले तो मैं ऑड बर्ड थिएटर फाउंडेशन इस बहुत ही खूबसूरत जगह का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने हमें बुलाया। तो यही सिर्फ कहना है जो हर शो के बाद मैं कहता हूँ, आप मंटो को पढ़िए साहब, फिल्म भी अभी आ गई है, थोड़ा सा उससे भी काफ़ी कुछ लोगों को मालूमात हुई है। और दूसरी बात यह है कि किसी के बारे में भी राय उसको जान के या उसको पढ़ के, इस केस में तो पढ़ के बोलेंगे, पढ़ के बनाती है। अगर हमें पार्टीशन को, चीज़ों को समझना है तो मंटो पढ़ के सबसे आसान तरीका है। It's a matter of choice. You may like a writer or you may not like a writer. Somebody is writing, you may like. That's your choice. और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आखिरी शो है, थोड़ा सा टाइम और लेता हूँ, आप तसल्ली से बैठे हैं, वरना पैसे दिए थोड़ा सा और वसूली कर लेते हैं। ठीक है। मैं एक जगह था और किसी ने मुझसे कहा इसी शो के बाद विदेश में, तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं ऐसा एक किताब है जिसका नाम है मंटो के अश्लील अफसाने। मुझे पहले ये बताइए, मंटो ने खुद बोला कि मेरे अश्लील अफसाने हैं, और दूसरी बात किताब उन्होंने छापी क्या? वो पार्टीशन के बाद एक बहुत ही ज़हीन आदमी कोई होगा दिल्ली में बैठा हुआ, पब्लिशर्स को पैसे कमाने थे, उसने सब कहानियाँ कलेक्ट की और लिख दिया मंटो के अश्लील अफसाने, जो पाकिस्तान चले गए और बहुत बदनाम हुए बेचारे उसके कारण। तो इसलिए वो खुराफात किसी और इंसान की थी जिसके कारण से कुछ चीज़ें हुई। हाँ, 3 केस पहले चले, 3 केस बाद में चले, स्कोर 3-3 रहा, यानी कि हिंदुस्तान में 3 केस चले उन पे, पाकिस्तान में 3 चले, तो 3 ऑल रहा, उसमें कोई झगड़ा नहीं है हमारा। कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, लेकिन मंटो के बारे में हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ड्रॉ गए, टाई हो गया। तो पढ़िए उनको और मौज करिए जीवन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच।